जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे आबीहू पर। हमारे 12th क्लास के गणित विषय में मैट्रिक्स एक चैप्टर है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। आज हम मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और आप सभी को चैनल में बने रहने के लिए देखते हैं कितने लोग जो हैं आज प्यार देते हैं मुझे, तो लगे रहिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। आबीहू कहते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा। आबीहू आबीहू की डिफिनेशन अगर पहले देख लें तो आबीहू का परिभाषा कहता है कि आबीहू संख्याओं या व्यंजकों आबीहू संख्याओं या व्यंजकों आबीहू जो होता है संख्याओं या व्यंजकों संख्याओं या व्यंजकों आबीहू संख्याओं या व्यंजकों का एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसे बड़ी या छोटी कोष्ठ में लिखा जाता है। आबीहू क्या है? आबीहू एक संख्याओं या व्यंजकों का आयताकार क्रम विन्यास है जिसे बड़ी या छोटी कोष्ठ में लिखा जाता है और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा जैसे ए बी सी द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के तौर पर आपको ए एक मैट्रिक्स माना गया। यहां पर आपको दर्शाया गया है कि ए को मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 ये अवयव लिया गया है। इस 1 जो है स्थान को बताता है। आगे हम आपको बताएंगे कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। और इसमें यह भी बात बताएंगे कि 2/2 क्या होता है। और यहाँ ये भाई बात बताया जाएगा आपको कि 3/3 क्या होता है। 3/3 और 2/2 सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और A11 A12 A21 A22 फिलहाल के लिए इतना मान लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है। यहाँ पर कोई भी संख्या या व्यंजक रखा सकता है। यहाँ पर भी कोई भी संख्या या व्यंजक रखा सकता है। तो ये आबीहू के परिभाषा से संबंधित कुछ बात थी जो मैंने बताया। अब हम इसको आगे देखते हैं क्या है से। तो सबसे पहले तो हम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताते हैं कि आबीहू में क्या होता है से। तो एक आबीहू में पढ़ना है रो और कॉलम। रो, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं पंक्ति। पंक्ति पंक्ति को कहते हैं रो, ROW। तो ROW पंक्ति जो होता है, पंक्ति क्या है, पंक्ति क्या है। तो आपको पहले ना हम एक फोटो पार के बता देते हैं। जैसे सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स ए हम लेते हैं और इसमें हम एक एलिमेंट लिखते हैं। जैसे A11 या एलिमेंट A11 नहीं, कोई भी हम संख्या ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। ये जो आप देख रहे हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो लाइन लिखी गई है ये वाला, इसको हम कहते हैं रो, ROW। ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं रो।
और रहता है इस लाइन में, तो इसको क्या कहेंगे, रो। यानी कि आव्यूह में जो क्षैतिज तरह से लाइन होती है और उस लाइन में जो अवयव लिखे हुए रहते हैं उसको हम लोग रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। यानी कि पड़ी लाइन को रो कहा जाता है। और इसी प्रकार से हम आपको एक और चीज दिखा रहे हैं, जैसे इस लाइन को देखिए, इस लाइन में जो लिखा हुआ है, जैसे 1 और 4 लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम कहते हैं। इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ये कॉलम हो गया। ये देखिए एक और कॉलम यहां पर है, नजर आ रहा है, इसको भी क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। कॉलम को सी लिख देते हैं। और इसको भी अब देख रहे हैं यहां पर भी एक एलिमेंट है, इसको भी क्या लिखेंगे, कॉलम। तो पंक्ति और कॉलम के बारे में आपको हम बताएंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर अगला जो स्टेप बताने वाले हैं वो है स्तंभ। इसको कहते हैं कॉलम। ध्यान दीजिए, ये एक आव्यूह ए है जिसे बड़ी कोष्ठ में लिखा गया है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट उपस्थित है। जैसे आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट यहां पर 1 नजर आ रहा होगा आपको, यहां पर 2 नजर आ रहा होगा और यहां पर 3 नजर आ रहा होगा। तो इस आव्यूह में जो लाइन वाइज लिखी गई है, बड़ी लाइन के अनुसार जो लिखी गई है, उसको हम लोग रो कहते हैं। और रो को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आर हो गया, ऊपरे है, पहला नंबर पर रो आया है, यहां से ही शुरू किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला नंबर पर आया तो इसलिए इसको R1 कहेंगे, और ये दूसरी नंबर पर आया तो इसको क्या कहेंगे, R2 कहेंगे। उसी प्रकार से पड़ी लाइन को रो कहते हैं और खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आव्यूह में वह रेखा जो क्षैतिज तरह से जा रही है जिसे पंक्ति कहा जाता है, और जो उदग्र रेखा को क्या कहते हैं, आव्यूह में उपस्थित उदग्र रेखा को हम लोग कहते हैं स्तंभ। क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं और उदग्र रेखा को कहते हैं स्तंभ। ये पीला कलर से जो लिखा हुआ है इसको हम लोग स्तंभ यानी कॉलम कहते हैं, और ये जो देख रहे हैं आसमानी कलर से जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं रो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आपको यहां पर बता दें कि पंक्ति किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आव्यूह में उपस्थित आव्यूह में उपस्थित क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जिसे पंक्ति अर्थात रो कहते हैं, और इसे कैपिटल आर द्वारा डिनोट किया जाता है। स्तंभ क्या होता है, तो इसको भी उसी प्रकार से आप लिख लीजिए, आव्यूह में उपस्थित, आव्यूह में उपस्थित, आव्यूह में उपस्थित उदग्र रेखा, आव्यूह में उपस्थित उदग्र रेखा जिसे जिसे स्तंभ अर्थात कॉलम कहते हैं, इसे सी से डिनोट किया जाता है। ये आपको पंक्ति और स्तंभ से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया। तो ये अब इससे एक और हम आपको आव्यूह लेकर बता रहे हैं। जैसे देखिए, यहां पर एक मैट्रिक्स हम लेते हैं बी। सपोज दैट यहां पर लिख देते हैं A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32 और A33। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक आव्यूह B है। अब इस जगह पर आप बताएंगे मुझे कि यहां इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको रो कहेंगे, पहला नंबर पर है इसलिए R1, इसको भी रो कहेंगे, दूसरा नंबर पर ही आ रहा है इसलिए इसको R2। ये सिर्फ नहीं, पूरा ये वाला लाइन ही रो कहलाएगी, ये पूरा लाइन रो कहलाएगा। पहला रो में कौन कौन एलिमेंट आएगा, A11, A12, A13। दूसरी रो में कौन कौन एलिमेंट आएगा, A21, A22, A23। तीसरी रो में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो तीसरी रो में आएगा A31, A32, A33। ये रो से संबंधित यानी कि पंक्ति से संबंधित बात थी। अब इसी प्रकार से आप इधर देख रहे हैं, इधर ई वाला लाइन जो आएगा A11, A21, A31, ये आपका कहलाएगा कॉलम, तो इसको कहेंगे C1, कॉलम नंबर 1। इसको कहेंगे पूरी लाइन A12, A22, A32, इसको कहा जाएगा कॉलम नंबर 2 यानी C2 कहेंगे। और इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा आपको A13, A23, A33 को कहा जाएगा आपको कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3। तो देखिए यहां पर आ गया C1, C2, C3 और यहां है R1, R2, R3। तो ये आपके जो बी मैट्रिक्स है उसके रो और कॉलम है। अब आप बताइए कि इसमें टोटल रो के गो आया, टोटल रो की संख्या कितना, तो टोटल रो 1, 2, 3, तो ये हो गया आपको 3। अब इसमें हम देखेंगे गुना के चिन्ह, उसके बाद इसमें देखेंगे कॉलम के गो आएगा, तो कॉलम 3 गो आएगा, तो यहां लिख देंगे 3। इसका मतलब जो हुआ, इसका जो मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स में कुल कितने रो और कितने पंक्ति हैं, तो कुल पंक्ति की इसमें जो है आव्यूह बी में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, तो इसमें आपको देखा जा रहा है तो कुल मिला के 3 गो पंक्ति और कुल मिला के 3 गो स्तंभ है। यानी सबसे लास्ट एलिमेंट को आप देख के बता सकते हैं कि इस आव्यूह बी में कुल पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है, तो कुल पंक्ति और स्तंभ की संख्या है 3, 3। तो ये 3/3 जो होगा ये इस मैट्रिक्स का कोटि कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, कोटि। यानी हम कह सकते हैं कि आव्यूह बी जो है, आव्यूह बी जो है उसकी कोटि यानी ऑर्डर जो है वो 3/3 है। ऑर्डर क्या है, 3/3 है। तो इस तरह से हम आव्यूह को समझते हैं कि आव्यूह में पंक्ति क्या होती है, आव्यूह में स्तंभ क्या होती है, आव्यूह में जो है कैसे उसको डिनोट करते हैं, आव्यूह को किस ब्रैकेट में लिखा जाता है, आव्यूह की कोटि क्या होता है। अब देखिए यहां पर आपको जो हम बता दें, देखिए ध्यान से देखिए, इस जगह पर आप जो देख रहे हैं, इस जगह पर देखिए यहां पंक्ति और यहां स्तंभ को बताया गया है और इसको दम अच्छी तरह से आप यहां पर विस्तार करके देख सकते हैं। बढ़िया से इसको हम समझाए हैं। ये 3/3 का है। तो इसके आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे जरूरी बात कि 3/3 को वर्ग आव्यूह क्यों कहा जाता है, 2/2 को वर्ग आव्यूह क्यों कहा जाता है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो आप बने रहिए तब तक वीडियो में, जब तक पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स हम आपको नहीं बता देते हैं। तो ये 3/3 के मैट्रिक्स रहा। इसके बाद 2/2 का, जैसे एक और उदाहरण हम आपको दें, एक आध दो और उदाहरण दे, तो देखिए ध्यान से। देखिए मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हम सी लेते हैं, तो सी को जो है A11, A12, A21, A22, चलिए A31, A32, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं इसमें बताइए इसमें रो की संख्या क्या गो है, तो R1, R2, R3, रो क्या गो 3 गो, R1, R2, R3, C1, C2 क्या गो है, कॉलम कितने
कॉलम 2 ये है C1 और ये है C2, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ R1 कितना है, R1 एंड R2 एंड R3 रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2। तो इस मैट्रिक्स सी का जो कोटि होगा वो 3/2 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स सी का जो कोटि होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो देखिए कोटि के अगर डिफिनेशन कोई आपसे पूछे कि कोटि क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कोटि में तो गड़बड़ाना ही नहीं है। अगर कोई कहे कि कोटि क्या है, यानी कि ऑर्डर, तो ध्यान दीजिए, आव्यूह में उपस्थित पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या, आव्यूह में उपस्थित पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या आव्यूह की कोटि कहलाती है, ये आपको परिभाषा हो गया। कोटि ऑर्डर क्या होता है, तो आव्यूह में उपस्थित रो और कॉलम की संख्या उसका कोटि कहलाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि क्या होता है, तो आव्यूह में उपस्थित रो और कॉलम की संख्या उसकी कोटि, उसकी ऑर्डर कहलाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 3/2 के मैट्रिक्स है। अब बताइए 1 के मतलब हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट पेज, पहले आप ऊपर में देख लीजिए, थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए यहां आपको क्या है 3/2, और ऊपर देखिए यहां पर जो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको कितना है 3/3, इसमें 3 गो रो और 3 गो कॉलम है। इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इसमें रो की संख्या क्या गो है, 1 गो 2 गो, और इसमें कॉलम की संख्या कितना है 1 2 3। इसमें कॉलम की संख्या कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 2 3, इसमें जो है कॉलम 3 गो है। तो इसको बता सकते हैं इसमें रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3। तो इस मैट्रिक्स के जो कोटि होगा वो 2/3 होगा। इस मैट्रिक्स का जो कोटि, मैट्रिक्स ए की कोटि 2/3 होगा। तो इस तरह से हम आपको ऑर्डर बता सकते हैं। अब जो बताए हैं वो चीज फिक्स है, समझ लीजिए, यही चीज है। फिर आगे हम आपको बता देते हैं ये अवयव के मतलब। जैसे देखिए यहां हम एक अवयव ए लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक अवयव ए हम लेते हैं, इसमें आपको एलिमेंट को बता रहे हैं, जैसे A11 A12 A13, पहला रो। देखिए पहले का जो एलिमेंट होता है ना वो रो को बताता है, तो पहला रो में सब लिखा रहा है तो 1 1 1 लिखाया। और ये जो दूसरी एलिमेंट होता है ना, कॉलम को बताता है, तो यहाँ पर लिखाया 1, ये दूसरा है तो 2, तीसरा में है तो 3। इसी प्रकार से आप यहाँ पर A21, यहाँ पर ले लीजिए A22, और यहाँ पर ले लीजिए A23, यहाँ पर ले लीजिए A31 A32 और A33। ये आपका 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स बन के रेडी है। आप आगे अनंत तक इसको लिख सकते हैं। जैसे आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें भी आप बदल दीजिए, इसमें भी आप बदल दीजिए। इस प्रकार से इस डॉट डॉट आप AN तक जा सकते हैं, N कोटि तक के आप मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे 12th क्लास के जो अध्याय है ना, 12th क्लास में हम लोगों को 3/3 तक ही पढ़ना है, तो 3/3 काफी है। इससे आगे भी है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने जाएंगे आप तो आप इससे आगे भी मैट्रिक्स को पढ़ पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आपको बता दिए। अब यहां इसका देखिए रो की संख्या कितना है 3 गो, लास्ट वाला एलिमेंट देखिए 3 3, तो इसके ऑर्डर हो जाएगा कितना 3/3। इस अवयव का जो है, इस अवयव ए की जो कोटि होगी वो क्या होगी 3/3। इस अवयव की जो कोटि होगी वो 3/3 होगी। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि 1 1 का मतलब क्या है, ये जो देख रहे हैं 1 1 इसका मतलब क्या है। तो 1 1 के मतलब आपको हम बता दें,
माफ कीजिएगा, वो लगता है कि आवाज जो है ना इसमें बंदे रह गया, तो इसके लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या है, थोड़ा बताइएगा कि आवाज तो लगता है कि नहीं है आपको। अच्छा, 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हेलो, आवाज जा रही है सही से या नहीं, बात को बताइएगा। चलिए, तो अब हम लोग फिर से आ जाते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि अगर लगता है कि आपको आवाज नहीं है तो हम एक शॉर्ट में ले लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस प्रकार के एक मैट्रिक्स ले लिए। इसमें देख रहे हैं आप कि 3x3 यानी 3x3 ऑर्डर के ये मैट्रिक्स है। इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको ना बता देते हैं, बने रहिए, देखिए ध्यान से। ये हो गया पहला रो, ये क्या हो गया R1, और ये हो गया दूसरी रो, ये हो गया R2, और ये हो गया तीसरी रो, ये क्या हो गया R3, और ये देखिए ये क्या हो गया C1, और ये क्या हो गया C2, और ये वाला क्या हो गया C3। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, बात को समझिए। यहां पर एक क्रॉस बना, यहां पर एक क्रॉस देख रहे हैं बना, यहां पर कट, तो आप ये जो कट बना ना इस अवयव को बताएगा, इस अवयव के स्थान को बताएगा। ये जो अवयव का जो A11 अवयव है इसके स्थान है, यानी कि पहला रो और पहली कॉलम, तो 1 1। ये जो पहला वाला बताता है ना A11, ये जो पहलका 1 है वो रो को बताता है, और ये जो दूसरा का 1 है ये किसको बताता है, कॉलम को बताता है। तो A11 रो और कॉलम हो गया, A12 पहला रो और दूसरी कॉलम, A13 पहला रो और 3 है, तो यहाँ सामने आ जाइए क्या है, तीसरी कॉलम है। ये तीसरी कॉलम है ही, ये दूसरी कॉलम है और ये पहली कॉलम है। तो इस प्रकार से जो भी एलिमेंट इसमें आपको मिल रहा है उसमें जो लिखा हुआ है, जैसे A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये उस अवयव के स्थान को बताता है, उस अवयव में उपस्थित रो और कॉलम की संख्या को बताता है। तो ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में आप, और आपको यहां पर आपको बता दे रहे हैं कोटि और जो है अवयव के ए स्थान। आगे आप देखिएगा इसमें, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक अवयव ए ले लेते हैं, अवयव जिसमें आपको लिख दिए कितना कि 1 3 5 2 1 4। चलिए यही एक अवयव ले लेते हैं। इसमें रो की संख्या कितना है, फैट से बताइएगा, अब बताइएगा जल्दी। इसमें रो की संख्या 1 2, इसमें रो कितने 2, कॉलम कितना 1 2 3, इसमें कॉलम की संख्या कितना है 3। ये ऑर्डर हो गया। अभी ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। अभी ए जो है वो 2/3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स है। तो इसमें आप देखिए 1 के स्थान क्या है, पहला रो। अब कहेगा इसमें कि A11 का अवयव क्या है, A11 का अवयव 1 है। कहेगा कि A12 मतलब पहला रो और दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, ये आ गया क्रॉस, देख लीजिए, पहली रो और दूसरी कॉलम, ये आ गया अवयव, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 3, ये ध्यान दीजिए, ये जो हो गया आपको क्या हो गया 3। अगर कहेगा कि A13 क्या है, A13 मतलब A13 कौन सा अवयव है बताइए, पहला रो और तीसरी कॉलम की बात किया, तब पहला रो तो ई वाला, तीसरा कॉलम ये वाला, तो यहां पर आप अवयव देख रहे हैं कितना 5, तो ये आपको हो जाएगा पहला रो और तीसरी कॉलम के अवयव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है प्रत्येक अवयव के मान को बता सकते हैं। A23 का अवयव हो जाएगा 4, A22 का हो जाएगा कितना 1, और A21 का हो जाएगा 2। इस प्रकार से आप किसी भी अवयव में उपस्थित अवयव को बता सकते हैं। ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23 अवयव के स्थान है। ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आप दो अवयवों के गुणन पढ़ेंगे ना तो यही वाला काम आने वाला है, यही वाला काम आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, यही काम आएगा और कोई काम नहीं होगा। इसी को समझना होता है आगे चल के। ये चीज यहां समझ गए तो आगे आपको गुना में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। तो आपको रो
कॉलम, ऑर्डर, अवयव में उपस्थित अवयव, सब चीज बता दिया गया। अवयव को कैसे डिनोट किया जाता है ये बात बता दिया गया। किस कोष्ठ में लिखा जाता है ये बात, बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ में भी इसे हम लिख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे ये वाला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूहों का प्रकार, आव्यूहों का प्रकार। आप ध्यान से बने रहिए और हम आपको बताएंगे आव्यूहों का प्रकार क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो जो आव्यूह इंपॉर्टेंट है उस आव्यूह पर चर्चा हम लोग करेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए सीरियल नंबर इधर से उधर हो सकता है, आव्यूह आपको परफेक्ट बताया जाएगा। जैसे आ जाइए, सबसे पहले हम आपको बात करते हैं वर्ग आव्यूह की। किसकी? वर्ग आव्यूह। चलिए, वर्ग आव्यूह क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहीं कहीं मैट्रिसेस भी लिखा हुआ रहता है, तो ये चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्या होता है? वैसा आव्यूह जिसमें उपस्थित वैसा आव्यूह जिसमें उपस्थित पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें उपस्थित पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ए बराबर, आप एक एलिमेंट ले लीजिए, A11, A12, A21, A22। देखिए ये जो है, इसमें रो की संख्या कितना है मेरे दोस्त? बताइए। इसमें जो रो की संख्या है R1 एंड R2, दो गो रो है। कॉलम की संख्या C1 और कॉलम की संख्या C2, ये पूरे एलिमेंट को आता है। इसमें ये एरो के मतलब समझिएगा ऊपर से नीचे, इसमें भी ऊपर से नीचे। आपको पहले पता है, खड़ी लाइन को कॉलम कहते हैं, पड़ी लाइन को रो कहते हैं, खड़ी लाइन को कॉलम कहते हैं, पड़ी लाइन को रो कहते हैं, पड़ी लाइन को रो कहते हैं, खड़ी लाइन को कॉलम कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें उपस्थित जो कॉलम की संख्या और रो की संख्या वो 2 और 2 है, तो ये 2/2 का एक आव्यूह ए है, 2/2 का यह एक आव्यूह ए है। और इस प्रकार के 3/3, यानी जिस भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आव्यूह बी लेते हैं, ओकरा में एक ही गो एलिमेंट ले लिए, तो इसमें देखिए एगो रो एगो कॉलम है, तो 1/1 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये 2/2 का है, और इसी प्रकार से 3/3 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जो आपको पीछे भी बताया हुआ है। तो ये होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब वर्ग आव्यूह पढ़ लिए, तो आयताकार आव्यूह। देखिए आयताकार आव्यूह में आपको क्या हो जाएगा, तो आइए देखिए ध्यान से, दूसरी हम ले लेते हैं आयताकार आव्यूह। इसमें आपको आ जाएगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, आयताकार आव्यूह क्या होता है?
चलिए, आयताकार अवयव क्या होता है? तो देखिए, एक अवयव हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए में ले लीजिए। देखिए, आयताकार अवयव वैसा अवयव होता है ना कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर न हो, या तो रो की संख्या अलग हो या फिर कॉलम की संख्या अलग हो। रो और कॉलम एक समान नहीं हो तो उसको कहते हैं आयताकार अवयव। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर न हो, उसे आयताकार अवयव कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं, A11 ले लीजिए, चाहे ऐसे भी लिख लीजिए।
हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, बैटरी खत्म हो गया था तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। फिर हम आपको बताना शुरू करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये है इकाई अवयव। तत्समक अवयव हिंदी में दो नाम इकाई अवयव या तत्समक अवयव का है। इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है। इसे आई द्वारा डिनोट किया जाता है और ये हमेशा वर्ग अवयव में होता है। देखिए, वैसा वर्ग अवयव जिसका फर्स्ट विकर्ण, इसको फर्स्ट विकर्ण कहते हैं। वैसा वर्ग अवयव जिसका फर्स्ट विकर्ण का सभी एलिमेंट एक हो और उस विकर्ण के अलावा बाकी सारा एलिमेंट जीरो, उसको कहते हैं तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको कहते हैं तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसा वर्ग अवयव जिसमें A11 A22 A33 A11 A22 A33 A11 A22 का एलिमेंट एक और अन्य सभी एलिमेंट जीरो हो, उसको कहते हैं क्या? तत्समक अवयव। उसको 2/2 और इसको 3/3। वैसा वर्ग अवयव याद करिएगा, तत्समक अवयव वैसा वर्ग अवयव जिसमें फर्स्ट विकर्ण के सभी अवयव एक हो और उसके अलावा शेष सभी अवयव जीरो, उसे कहते हैं तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव वर्ग अवयव का होता है तो ये 2/2 या 3/3। ये ऑर्डर का जो होता है ना, उस स्वयं जो है एक, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माना जाता है। उसके बाद आपको आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में आपको क्या देखना है? देखिए, जीरो मैट्रिक्स में देखा जाता है यानी कि शून्य अवयव, शून्य अवयव। ध्यान दीजिए, शून्य अवयव जो होता है उसको जीरो से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। और शून्य अवयव वैसा अवयव, चाहे वर्ग अवयव हो या आयताकार अवयव हो, कोई अवयव हो, उसका सारा एलिमेंट अगर जीरो हो गया तो उस अवयव को हम लोग कहते हैं कितना? उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव वैसा अवयव जिसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, उसको क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। चलिए, शून्य अवयव के बाद एक आता है आपको अदिश अवयव। ध्यान दीजिए, अदिश अवयव किसको कहते हैं? अदिश अवयव आपको बोला जाता है अदिश अवयव, अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अदिश अवयव किसे कहते हैं? तो देखिए, अदिश अवयव जो बोला जाता है ना, वो इसको बोला जाता है। जैसे कोई सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है, तो A11 0 0 ए, फिर उसके बाद में आपको आ जाएगा जीरो, A22 0 0 0 A33। यानी कहने का मतलब है कि A11 A22 A33 के अलावा अन्य सभी एलिमेंट जीरो हो और A11 बराबर A22 बराबर A33, इसका प्रत्येक एलिमेंट समान हो। प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? समान हो। उसमें सिर्फ था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि फर्स्ट एलिमेंट ओनली फॉर वन होनी चाहिए, और इसमें आता है कि ये सारा का सारा क्या होता है? एक समान। फर्स्ट विकर्ण के अलावा अन्य सभी विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? एकदम इक्वल समान होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण में हम आपको यहां पर दे देते हैं। मान लीजिए कि बी बराबर दे दिए, जैसे 2 0 0 0 0 0 0 2। तो देखिए, इस अवयव को हम लोग कहते हैं अदिश अवयव। फर्स्ट विकर्ण का एक एलिमेंट एक समान होना चाहिए और फर्स्ट विकर्ण के अलावा अन्य सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। फर्स्ट विकर्ण इसको कहते हैं और इसको कहते हैं सेकंड विकर्ण। इसको कहा जाता है सेकंड विकर्ण। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट डायगोनल होता है और ये सेकंड डायगोनल होता है। फर्स्ट विकर्ण का एक एलिमेंट एक समान और फर्स्ट विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव जीरो, तो उसको कहते हैं अदिश अवयव। उसको क्या कहा जाता है? अदिश अवयव। इसमें एक और मैट्रिक्स देखेंगे विकर्ण जैसा रहता है, देखिएगा ध्यान से। एक और मैट्रिक्स, शायद आप नंबरिंग दे लीजिएगा, लगभग 9 लगता है, 9 है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं विकर्ण अवयव। क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव।
विकर्ण अवयव क्या होता है? तो देखिए वैसा विकर्ण अवयव होता है, मान लीजिए कि कोई अवयव हम ले लेते हैं जैसे सी दे लिए, तो विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव 0, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि विकर्ण के एक एक एलिमेंट एक होना चाहिए या विकर्ण के एक एक एलिमेंट एक समान होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये बात कह दिया कि विकर्ण के अलावा A11 0 0, ए उसके बाद आपको आ जाएगा 0 A22 0 0 0 A33। ध्यान दीजिए ये 3/3 का एक अवयव जो है ये विकर्ण अवयव है। ये क्या है? विकर्ण अवयव। इसका मतलब ये कि विकर्ण के अलावा अन्य सभी एलिमेंट शून्य हो। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि A11 A22 A33 एक समान होनी चाहिए या इसका एलिमेंट एक एकदम होना चाहिए। देखिए सारे ये जो है ना ये वर्ग अवयव में सिर्फ देखा जाता है। विकर्ण अवयव वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव 0 हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। अगर विकर्ण के सभी अवयव एक आ गया एक आ गया एक आ गया तो वो विकर्ण के साथ साथ तत्समक अवयव है, या तत्समक के साथ साथ वो विकर्ण अवयव भी है। अगर विकर्ण के सारा एलिमेंट एक समान देखने को मिले तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, और स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है। यानी कि सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। सभी इकाई अवयव विकर्ण अवयव होता है, लेकिन सभी विकर्ण अवयव इकाई अवयव और तत्समक अवयव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के हम लोग महत्वपूर्ण और मैट्रिक्स का टाइप्स होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें मेन जो था वो यही था। तो इस प्रकार से हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समाप्त किए हैं। आप लोग वीडियो को मैं अपलोड करूंगा और बताइएगा क्या कमी है इसमें, फिर मैं आपको उस कमी के दूर करके फिर से बनूंगा आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।